ई 307 में अभी तक हमने फर्स्ट जो चैप्टर है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें पहले क्लास में हमने नीड एंड बेसिक फ्लो डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम पढ़ा था। दूसरी क्लास में एसी और डीसी ट्रांसमिशन की फ़ायदे और नुकसान क्या है, इनकी आपस में कंपैरिजन देखी थी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। जो ट्रांसमिशन किया जा रहा है उसके लिए कितना वोल्टेज पर्याप्त रहेगा या क्या क्या क्राइटेरिया रहता है जिससे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को सेलेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, तो ट्रांसमिशन वोल्टेज को किस ढंग से सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा हमने देखा है कि जैसे जैसे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो चालक का आयतन जो हमें चाहिए होगा वो कम होता जाता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाता है जैसे जैसे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो उसके कारण जो चालक के पदार्थ में खर्चा होने वाला था उसमें कमी आ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसमें कमी लानी है काफ़ी कुछ, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया जाए। लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कंडक्टर पे जो होने वाला खर्चा वो तो कम हो जाएगा। लेकिन इनके साथ ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो दूसरे इक्विपमेंट है जो इंसुलेट करेंगे इनको, ट्रांसफार्मर की कीमत है, स्विच गियर की कीमत है, और जो सब स्टेशन जो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड टर्मिनल पे जो एपर्टस लगेंगे उन सब की कीमत भी बढ़ती रहती है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो हर एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए ऑप्टिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना रहेगा ये मैटर है इकोनॉमी का, उसके अनुसार हम इसमें डिसाइड करेंगे कि इन सब की हमें कॉस्ट देखनी होगी। कंडक्टर की कॉस्ट कितनी आ रही है, इंसुलेटर की कॉस्ट कितनी आ रही है, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कितनी आ रही है, स्विच गियर और अदर जो एपर्टस हैं उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है। इन सबको कंसिडर करके हम इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज डिसाइड करेंगे। तो इसके जो कुछ स्टेप्स हैं वो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि पावर हम कितनी ट्रांसमिट कर रहे हैं, जनरेटिंग स्टेशन का वोल्टेज कितना है, और जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लंबाई कितनी है, ये सब हमें ध्यान हो। तो फिर हम कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, और फिर इन सब की जो भी आपको कॉस्ट बताई उन सब की निकालते हैं। उदाहरण के तौर पे पहले ट्रांसफार्मर है, दो जगह हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक जनरेटिंग स्टेशन पे और एक रिसीविंग एंड के ऊपर लाइन की। तो जो दी हुई पावर है जितनी हमें ट्रांसमिट करनी है उसके अनुसार जो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाएंगे। पावर कांस्टेंट है, जितनी पावर आपको ट्रांसमिट करनी है, अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ट्रांसफार्मर की कॉस्ट स्लोली बढ़ती रहेगी। दूसरा है इसमें स्विच गियर। स्विच गियर की कॉस्ट भी ट्रांसमिशन वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज होती रहेगी। तीसरा इक्विपमेंट आता है लाइटनिंग अरेस्टर। जो आकाश से बिजली होती है उनको पाथ देने के लिए, ग्राउंड करने के लिए हमें लाइटनिंग अरेस्टर की ज़रूरत रहती है। ये बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ता है ट्रांसमिशन वोल्टेज के साथ में, मीन्स ट्रांसमिशन वोल्टेज में जैसे हम बदलाव करेंगे बढ़ाएंगे ये कॉस्ट लाइटनिंग अरेस्टर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा है इसमें इंसुलेशन एंड सपोर्ट्स। इनकी कॉस्ट भी शार्पली बढ़ती है जैसे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाएंगे। जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं वो सब की कॉस्ट बढ़ती रहेगी, जो लाइन को इंसुलेट करने के लिए काम में आएंगे, और दूसरे सपोर्ट इक्विपमेंट आते हैं वो सब भी बढ़ेंगे ट्रांसमिशन वोल्टेज के साथ साथ। और लास्ट है कंडक्टर। ये शुरू में ही बताया आपको, इसकी वैल्यू जो कॉस्ट है वो कम होगी जैसे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, लाइटनिंग अरेस्टर और इंसुलेशन एंड सपोर्ट, इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी जैसे जैसे हम सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे। कुछ कम रफ्तार से बढ़ती है, कुछ रैपिडली इंक्रीज होती है, जबकि जो कंडक्टर है उसकी कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। अब इन सब कॉस्ट को हम निकालें फॉर जो भी हमने कंसिडर किया अलग अलग वोल्टेज के लिए, और टोटल कॉस्ट इनके हम निकालें। फिर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ट्रांसमिशन वोल्टेज और टोटल कॉस्ट कितनी आई है। जैसे साइड में जो ये ग्राफ दे रखा है आपको, इसमें है जो वाई एक्सिस है उस पर हमने लिया कैपिटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है ये सब इक्विपमेंट की मिला के, और ये है ट्रांसमिशन वोल्टेज। इसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे ट्रांसमिशन वोल्टेज हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही है, और आखिर में एक पॉइंट पी आता है जहाँ पे ये कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। अब अगर इसके बाद और हम ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाते रहें तो कॉस्ट है वो वैल्यूज़ बढ़ती शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इस कर्व में पी जो पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू कम आती है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो
सप्लाई वोल्टेज है, ट्रांसमिशन वोल्टेज है, वो OA है। तो OA जो वोल्टेज है वो ऑप्टिमम है, इस पे टोटल जो कैपिटल कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। इस ढंग से हम इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा नॉर्मली ये जो प्रैक्टिस है, क्योंकि काफ़ी कुछ डाटा इसमें चाहिए होता है तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें करने में। नॉर्मली हम आजकल इस मेथड को यूज़ में नहीं लेते हैं निकालने के लिए, उसके बजाय हम डायरेक्टली आजकल एम्पिरिकल फॉर्मूला काम में लेते हैं। अब जो ट्रेंड्स हैं वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाए हमें कि इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होगा। तो जो अमेरिकन प्रैक्टिस है उससे इकोनॉमिक वोल्टेज निकाला जाता है 3 फेज ऐसी सिस्टम लाइन में। उसका एक फॉर्मूला है V = 5.5 √ 0.62L + 3p/150। ये एक फॉर्मूला जिससे आप इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज निकाल सकते हो। यहाँ पे V क्या है, किलो वोल्ट में आएगा, लाइन वोल्टेज की वैल्यू है। L जो है वो डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, कितनी लाइन के लेंथ के लिए आपको ट्रांसमिशन करना है। और P जो है वो मैक्सिमम किलोवाट पर फेज कितनी पावर आपको ट्रांसमिट करनी है। तो जो हम कंसिडर कर रहे थे लाइन कितनी है, पावर कितनी ट्रांसमिट करनी है, वो इस फॉर्मूले में आ रहा है। इससे आप जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है उसको निकाल सकते हो। इनमें ये दोनों बातें कंसिडर हो रही, पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है और लेंथ कितनी हम कर रहे हैं इसमें। अगर आप डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन बढ़ा रहे हो, ज़्यादा लंबाई के लिए पावर ट्रांसमिट करनी है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए पावर ट्रांसमिशन करनी है आपको, तो जो टर्मिनल के जो अपरेटस हैं उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप हायर इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज V की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे कैसे, इफ पावर जो ट्रांसमिट करनी है वो ज़्यादा करनी है तो जनरेटिंग और ट्रांसफॉर्मर यूनिट है वो बड़ी यूनिट आप काम में ले सकते हो, उससे भी जो कॉस्ट है वो पर किलोवाट कम आएगी और ट्रांसमिशन वोल्टेज से उसकी वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो काम में आ रहा है ये मेथड काम में आ रहा है। अमेरिकन जो स्टैंडर्ड है प्रैक्टिस है उसके अनुसार एम्पिरिकल फॉर्मूला हम काम में लेके तो इस क्लास में मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं, ग्राफिकल मेथड जिससे टोटल कैपिटल कॉस्ट निकालते हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूला जिससे आप ट्रांसमिशन वोल्टेज निकाल सकते हैं। आगे की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट ट्रांसमिशन सिस्टम है DC में और AC में, और उनके आपस में कंपैरिजन तुलना करेंगे। थैंक यू।